बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस के तीसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने डिफाइन किया साइंस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस होता क्या है और जो मेजर ग्लोबल चैलेंजेस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं उनको हमने 1 बाय 1 डिफाइन किया। अब हम सबसे पहला चैलेंज जो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसको हम कितनी डीप डिगिंग के साथ, कितनी डेप्थ के साथ उसको लेकर चल सकेंगे। फर्स्ट चैलेंज हमारे पास है एनर्जी क्राइसिस। अब एनर्जी क्राइसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एनर्जी क्या होता है और एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, एनर्जी किस तरीके से ह्यूमन बीइंग को के सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये सारे वो मैटर हैं, ये सारे वो चीज़ें हैं जिनको हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एनर्जी को डिटेल से देखेंगे और उनके रिसोर्सेज से और उन रिसोर्सेज के अपने बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम किस तरीके से फ्यूचर में एनर्जी जो है उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले डिफाइन करेंगे एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जानदार की जो कैपेसिटी है, काम करने की एबिलिटी है, सलाहियत है कि वो कितना काम कर सकता है, ये कहलाता है एनर्जी। बुनियादी तौर पर एनर्जी जो है ये मशीन्स को पावर करती है। मशीन चलाने जितनी टाइप की मशीनरी है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी वो किसी भी फॉर्म की एनर्जी जो है उसको वो कंज्यूम करता है और ये कंजम्पशन ऑफ एनर्जी के रिजल्ट के तौर पर वो मशीन ड्राइव होती है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। जितनी टाइप की ऑटोमोबाइल्स हैं या व्हीकल्स हैं, किसी भी टाइप की, वो किसी भी फॉर्म की एनर्जी को कंज्यूम करें। नेक्स्ट है होम्स। हमारे घरों के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज़ होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या खाना पकाने के लिए हम लोग थर्मल या हीट एनर्जी को कंज्यूम करते हैं वगैरह वगैरह। सिमिलरली इंडस्ट्रीज़ के अंदर मास प्रोडक्शन के लिए चीज़ों की मुख्तलिफ तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंज्यूम किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेली लाइफ की जो हमारी ज़रूरियात हैं, उन ज़रूरियात के लिए भी इंतहाई इसेंशियल चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। इंपॉर्टेंस में हम बात करेंगे तो एनर्जी पावर्स द होम्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। किसी भी टाइप की वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हेल्थ केयर पोर्शन हो, चाहे वो एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो या डोमेस्टिक पर्पसेस है, तो जो एनर्जी है ये हमारे हाउस होल्ड अप्लाइंसेस को या हमारी जो वर्क प्लेसेस हैं या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये पावर करता है। इंडस्ट्रीज रिक्वायर एनर्जी फॉर प्रोडक्शन। जिस भी टाइप की इंडस्ट्री होगी उनमें जिस भी टाइप का प्रोडक्शन हाउस होगा उनमें एनर्जी की वेरियस टाइप्स जो है वो कंज्यूम हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर फर्नीचर भी डेवलप हो रहा है तो उसमें जो यूज़ होने वाली एनर्जी है वो डिफरेंट टाइप की होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डेवलप हो रही हैं कहीं पर, तो इनमें जो है वो एनर्जी वेरियस टाइप्स की एनर्जी यूज़ होगी। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी फ्यूल डिपेंड करते हैं। जैसे हमारी मोस्ट ऑफ द जो ट्रांसपोर्ट है वो गैसोलीन पे या पेट्रोल पे ड्राइव होती है, जबकि जो हमारी हैवी मशीनरी है या बड़ी ट्रांसपोर्ट्स हैं वो डीजल पे रन होते हैं। तो ये एनी टाइप ऑफ फ्यूल है जिस फ्यूल से फिर एनर्जी अटेन की जाती है। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दिखाई गई हैं। ये एक लिस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है, जिस लिस्ट के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि ये कुछ जो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी नाम से मैकेनिक्स, रिलेटेड टू द मैकेनिक्स और द मूवमेंट और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मास और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी जानदार ने अगर कोई अपना ऑब्जेक्ट, अपने ऑर्गेनिज्म का अपना अपना बॉडी पोर्शन अगर मूव करवाना है तो उसके लिए जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मशीनरी चल रही है, कोई अप्लाइंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस अगर वो वर्क कर रही है तो इसकी वर्किंग के दौरान जो एनर्जी उससे अटेन हो रही है वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ही हो। जैसे फैन वगैरह है, फैन चल रहा है तो उसकी रोटेशन के नतीजे में जो उसके विंग्स लगे हुए हैं, पर लगे हुए हैं, वो पर मूव कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट की वजह से एनर्जी हासिल हो रही है। सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इज थर्मल एनर्जी। इसे हम हीट एनर्जी भी कह सकते हैं। हीट एनर्जी हासिल होने के लिए केमिकल एनर्जी ब्रेक होती है, जो बॉन्ड स्टोरेज एनर्जी होती है। जैसे वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या कार्बन कार्बन बॉन्ड है, जैसे वो बॉन्ड टूटते हैं तो इनके ब्रेकेज के नतीजे में हमें जो एनर्जी हासिल होती है उस एनर्जी से हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। थर्मल एनर्जी यूजुअली जो है वो रिलेट करती है बर्निंग से या कंबशन रिएक्शन से।
जिसमें कार्बन को सरप्लस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मदद से जो है वो बर्न करवाया जाता है और इस बर्निंग के नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट हासिल हो जाती है और सरप्लस अमाउंट ऑफ हीट हासिल होती है और इसी हीट को हम लोग थर्मल एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वेरियस पर्पज में ये इस्तेमाल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी केमिकल एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये हमारे मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हम यूजुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी केमिकल एनर्जी, जो बॉन्ड्स के अंदर स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, एटम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर बेबहा मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अब इतने छोटी सी जगह के अंदर इतने सारे जो हैं पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो एक जगह पर कंसाइड होते हैं। तो इट वाज बिलीव दैट कि यहाँ पर बहुत सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जिसको किसी ना किसी तरीके से अगर हार्नेस कर लिया जाए तो ये बहुत सारी एनर्जी जो है वो हमें अटेन हो सकती है, जिसके लिए दो रिएक्शंस जो है वो प्रपोज किए गए हैं। एक कोफिशिएंट रिएक्शन कहते हैं जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल को न्यूट्रॉन्स की एडिशन से एक्साइट किया जाता है और उससे एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हासिल की जाती है। और दूसरा रिएक्शन हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, जैसे हाइड्रोजन पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, इनको हम एक्साइट करके जो है वो इनकी एनर्जी इंक्रीज करके इनको एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं और इनका फ्यूजन करवाते हैं, मतलब इनकी कॉम्बिनेशन करवाते हैं, जिसके नतीजे में हीलियम न्यूक्लियाई हासिल होते हैं और हमें मैनी फोल्ड्स ऑफ न्यूक्लियर फिशन एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर फिशन एनर्जी से बेइंतहा एनर्जी हमें ज़्यादा हासिल हो जाती है। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को आप लोग जो है वो रेडिएशनल एनर्जी भी कह सकते हैं, सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। यहाँ पर जब हम लाइट एनर्जी की बात करें तो लाइट एनर्जी में मोस्ट हमारा जो कंसर्न है वो सोलर रेडिएशन या रेडिएशनल एनर्जी है। सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। हम पहले भी बात कर चुके हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से या मोशन की वजह से किसी जानदार के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई एनर्जी इंड्यूस हो रही है तो ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। मिसाल के तौर पर मूविंग व्हीकल्स हैं, जितनी भी गाड़ियां मूव कर रही हैं उनके जो व्हील्स या उनके चक्के जो मूव कर रहे हैं, ये मूवमेंट मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। फैन की एग्जांपल हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा विंड टर्निंग टर्बाइंस। अब विंड टर्निंग टर्बाइन जो है ये मैकेनिकली ड्रिवन जो है वो डिवाइस है, जिसके अंदर हवा क्या कर रही है, वो जो विंग्स हैं उस पंचक्की के, उन विंग्स को वो रोटेट करवा रही है और रोटेशन के नतीजे में हमारे पास एनर्जी हासिल हो रही है। तो ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेसेस है। हम मैकेनिकल एनर्जी के जरिए ऑब्जेक्ट्स को मूव भी करवा सकते हैं और वाइस वर्सा, उसके उल्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी। ये आमतौर पर हीट से रिलेट करती है और इसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल या किसी भी नेचुरल प्रोसेस के जरिए हीट जो है वो डेवलप करते हैं और उस हीट से मुख्तलिफ पर्पजेज हासिल करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आमतौर पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस या फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से हो सकती है। ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों सूरतों में हो सकती है एनर्जी जो है वो। और एनर्जी फर्दर दो टाइप्स की होती है, एक को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और दूसरे को डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये जो हमारे सोलर रेडिएशन, सोलर पैनल से हासिल होने वाला करंट है, ये बैटरीज वगैरह से हासिल होने वाला जो करंट है उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं और वो क्योंकि अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करता। जबकि दूसरा करंट जो हमारे घरों में वापटा करंट आता है, इसे हम अल्टरनेटिंग और एसी करंट कहते हैं, क्योंकि ये हर मिनट के अंदर कई बार अपनी जो रोटेशन है या अपनी डायरेक्शन है वो तब्दील करता है। आमतौर पर ये अप्लाइंसेस को रन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स को, हाउसेस को लाइट करने के लिए और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी, जो कि सब्सटेंसेस में स्टोर होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। ये फूड्स के अंदर और बैटरीज के अंदर भी स्टोर होता है। तो बैटरीज के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उनमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो लिक्विड मौजूद होता है, अगर लिक्विड बैटरी की बात करें तो वो केमिकल रिएक्शन हर वक्त उनके अंदर एक हो रहा होता है और इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो आइंस हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं और इन आइंस की डेवलपमेंट के साथ मूवमेंट की वजह से जो है एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। फ्यूल की हम बात कर चुके हैं। फ्यूल के अंदर जो है वो हाई कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जैसे ही वो बॉन्ड इग्नाइटेड एक्साइटेड होते हैं तो उनमें से बॉन्ड ब्रेकेज के नतीजे में एनर्जी हासिल हो जाती है। फूड, जिस भी टाइप के हम फूड यूज करते हैं, चाहे वो रिच इन कार्ब्स हो सकती है, रिच इन प्रोटीन्स हो सकती है या रिच इन फैट्स हो सकती है, तमाम टाइप ऑफ फूड जो है, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, तो इनमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा बहुतायत होती है और यही कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज के नतीजे में हमें
वो एनर्जी हासिल होती है जो हमें डेली लाइफ हाउस होल्ड यूजेज के लिए रिक्वायर्ड होती है, हमारे रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म करने में हमें मदद फराहम करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी। ये आमतौर पर न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में हासिल हो सकती है और उसको मुख्तलिफ पर्पज में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। ये आमतौर पर लाइट वेव्स की फॉर्म में, और जैसे मैं पहले बता चुका कि लाइट से मुराद मोस्ट ऑफ द केसेस में सोलर रेडिएशंस को या रेडिएशनल एनर्जी को लिया जाता है, जिस केस में सूरज की रोशनी जो है उसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट्स हमारे लाइटन अप होते हैं या प्लांट्स वगैरह को जो एनर्जी अटेन होती है फोटोसिंथेसिस के लिए और दूसरे प्रोसेसेस के लिए, इस वे में हम इसको, या हमारे जो सोलर पैनल्स वगैरह हैं इनमें जो एनर्जी आ रही है सारी लाइट एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आएगी। नेक्स्ट कम्स द एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज आमतौर पर हमें जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ है एनर्जी है ये फ्राहम करते हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं कि एनर्जी को उसके रिसोर्सेज की बुनियाद पर भी दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये दोनों टाइप्स यहाँ पर दी गई हैं। पहली टाइप ऑफ एनर्जी जो है इसे हम रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, और दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी को हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। उर्दू में अगर हम कहें तो काबिल तजदीद ज़राए एनर्जी के और नाकाबिल तजदीद ज़राए एनर्जी के कहते हैं। तवानाई के नाकाबिल तजदीद और काबिल तजदीद ज़राए। आसान तरीन तारीफ में ये क्या होंगे? काबिल तजदीद ज़राए ऐसे जो हैं वो रिसोर्सेज होंगे जिन रिसोर्सेज जो नेचुरली बहुत थोड़े अरसे के अंदर अंदर अपने आप को जो आने वाला है डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं। ये जितना उनमें डेफिशिएंट आ रहा है या जितनी उनमें जो है वो कमी आ रही है उस कमी को वो रिप्लेनिश कर लें, ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। या एक और एंगल इस बात का हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनके मुस्तकबिल करीब में ख़त्म होने के या ख़ात्मे के कोई इम्कानात नज़र ना आए उन्हें हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। जबकि ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली बहुत टाइम लें रिप्लेनिश होने में, अपनी जो कमी बेशी है या अपने अंदर आने वाली डेफिशिएंसी है उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा वक्त जो है हासिल करें, इसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी भी अपने आप को अपनी जो डिप्लीशन है या अपनी डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम ना कर सकें, तो ये हमारे कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को हम थोड़ा सा अगर रिव्यू करें तो यहाँ पर हमारे पास ये एनर्जी आमतौर पर ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज से ये हासिल होती है जो कि नेचुरली विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े से वक्त के अंदर अंदर ही अपने आप को रिप्लेनिश कर लें और अपनी जो कमी है उस कमी को, या जितना उनमें डिफेक्ट आ रहा है या जितनी उनमें कमी आ रही है उस कमी को वो पूरा कर लें। एग्जांपल इसकी सोलर रेडिएशन। सूरज की एनर्जी बज़ाहिर मुस्तकबिल करीब में भी ये नहीं सोचा जा सकता कि सूरज की रेडिएशन कभी ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के अंदर सूरज निकलता है 12 घंटे 14 घंटे के लिए और उसमें वो रोशन रहता है और उसके बाद वो डूब जाता है। फिर अगले दिन दोबारा से वो जो है वो तुलू होता है, फिर गुरूब हो जाता है। तो ये हमारा एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहला सकता है। बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में सबसे पहला है जी सस्टेनेबल सप्लाई। रिन्यूएबल एनर्जी बाय डेफिनेशन ही ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी कमी या जिनके मुस्तकबिल में ख़त्म होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ ट्रस्ट डेवलप करता है कि ऐसे रिसोर्सेज में अगर इन्वेस्ट किया जाए या इनके पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाए तो ये हमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट पे बहुत कम होता है, क्योंकि नेचुरली इन्वायरमेंट में ये वैल्यूज़, ये पावर, ये एनर्जी रिसोर्सेज पहले से पाए जाते हैं। जो चीज़ें इन्वायरमेंट में पहले से मौजूद हैं तो इनकी डेवलपमेंट के लिए या इनसे आने वाले जो बिगाड़ है या जो इनसे ख़राबी पैदा होगी इसके चांसेस इंतहाई कम हैं। इसके अलावा ये ज़ीरो कार्बन एमिशन के जो इनिशिएटिव है या उसका जो मोटिव है ये उसको कवर अप करते हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है ये उसको कम करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैसेस हैं? बुनियादी तौर पर ये वो गैसेस हैं जिन गैसेस से सूरज की रोशनी जब ज़मीन की सतह से टकराती है तो उसके बाद वापस जाने से पहले इनके साथ टकरा कर
रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसके रिजल्ट के तौर पर ज़मीन का ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो हर साल 0.05 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीज जो है जिन गैसेस की वजह से होते हैं, उन गैसेस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और इस मजहर को, जिसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर हर साल की बुनियाद पर हर सालाना इंक्रीज हो रहा है, इस इफेक्ट, इस फिनोमिना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ देम इज सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की पहली टाइप जिसको हम यहाँ पर एनर्जी रिसोर्स की हम बात करेंगे तो वो है सोलर एनर्जी। एनर्जी obtained फ्रॉम द सनलाइट यूजिंग सोलर पैनल्स। अब सूरज की रोशनी, रोजाना सूरज निकलता है, आज से नहीं निकलता, जब से इंसान इस ज़मीन पर है या ज़मीन पर नहीं भी है। इंसान के आने से भी कबल सूरज जो है वो ज़मीन को रोशन करता हुआ जा रहा है। इंसान ने अपनी सोच और अपनी अकल इस्तेमाल करके इसी एनर्जी सोर्स से आने वाली एनर्जी को हार्नेस करने का या उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका ढूंढा, जिस तरीके को हम लोग आज सोलर पैनल्स कहते हैं। सोलर पैनल्स का आइडिया कहाँ से लिया गया? सोलर पैनल्स का आइडिया लीफ, जो पौधे का पत्ता होता है, ये वहां से लिया गया। पौधे के पत्ते का मैकेनिज्म ये होता है कि उसकी सरफेस पे अगर 100 मॉलिक्यूल्स, 100 फोटॉन्स लाइट के टकरा रहे हैं, तो उन 100 में से 99 पार्टिकल्स को वो ट्रांसमिट कर देता है। सिर्फ वन मॉलिक्यूल जो है या वन पोर्शन जो है उसको वो अब्जॉर्व कर लेता है और उसको अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर लेता है। सिमिलरली जो सोलर पैनल है उसके ऊपर पड़ने वाली भी मोस्ट ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बट लेकिन फिर भी उसमें जो मौजूद कनेक्शंस होते हैं या उसमें जो डायोड्स होते हैं, ये डायोड्स या जो लाइनिंग होती है सेमीकंडक्टर की, चाहे वो गैलियम की हो, जर्मेनियम की हो या सिलिकॉन की हो, तो वो लाइनिंग क्या करती है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से उसमें चार्जेस का फ्लो टेक प्लेस होता है और यही चार्जेस का फ्लो रिजल्टेंटली फिर डायरेक्ट करंट की डेवलपमेंट का बाइस बनता है। सोलर एनर्जी का एडवांटेजेस में सबसे पहला है जी क्लीन एनर्जी। किसी किस्म की कार्बन एमिशन नहीं करता ये, और ये कंसिस्टेंटली इससे एनर्जी जो है वो डेवलप हो रही है और ये रिलायबल एनर्जी रिसोर्स है, और इससे जो एनर्जी हासिल होती है वो किसी किस्म की एमिशन काज नहीं करती। पहले ज़माने में जितने भी टाइप ऑफ पावर प्लांट्स लगते थे, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उन तमाम पावर प्लांट से या मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स जो हैं उनसे जब एनर्जी डेवलप होती तो उसके नतीजे में के लिए जो मेन रिएक्शन किया जाता था वो कंबशन रिएक्शन था, और इस कंबशन रिएक्शन के नतीजे में कार्बन जो है उसको बर्न किया जाता है। जब कार्बन बर्न करता तो कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होती, यानी कि कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ऐड होती थी। सोलर एनर्जी इस लिहाज से पहला पॉइंट अटेन करती है कि इसमें एनर्जी जीरो कार्बन एमिशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज वो डेवलप नहीं होती। सनी रीजन्स, मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है, जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स है, ज़मीन का जो सेंट्रल पोर्शन है बहुत ज़्यादा आबादी इन इलाकों में पाई जाती है, और ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो खतरे गुर्बत से, पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं। तो उन कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में सनी रीजन्स के अंदर जो है वो सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सनलाइट है, दिन के अंदर 14 घंटे या 12 घंटे भी अगर लाइट आ रही है, तो इस एनर्जी को हार्नेस करके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक मोर रिलायबल रिसोर्स है। इसके अलावा इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी बहरहाल है, थोड़ा बहुत जो है वो रेट इसका अप होता है, एक बार खर्चा होता है जब आपने इसको इंस्टॉल करवाना होता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बाद जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है या इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इंतहाई कम होती है, और बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड नहीं होता है इसकी फंक्शनिंग के लिए। इसकी जो डेली हाउस होल्ड या इसकी जो वियर एंड टीयर है या प्रोज एंड कॉन्स है उनका, कोई नॉर्मल पर्सन भी या लेमैन पर्सन भी उनको डील कर सकता है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड होती एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर एनर्जी। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिसोर्स कोई लगा हो, तो उसकी हैंडलिंग के लिए प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर स्किलफुल पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में नुकसान के जिम्मेदार हम खुद होंगे। लिमिटेशंस में सोलर एनर्जी, जाहिर सी बात है अगर हमें एनर्जी फ्राहम कर रहा है और वो एनर्जी सरप्लस है, इंतहा से भी ज़्यादा, हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा एनर्जी हासिल हो रही है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उसकी जो है वो हदूद क़यूद है, जिनमें सबसे पहली बाउंड्री इसकी ये है कि वो सनलाइट पे डिपेंड कर। जब तक जितने घंटे सूरज की रोशनी रहेगी उतने घंटे तक आप उस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के जो बेनिफिट्स हैं वो अटेन कर सकेंगे। जैसे ही सूरज की रोशनी नहीं रहेगी, आप इससे बेनिफिट हासिल बहरहाल नहीं कर सकते। एक कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के अंदर एक सोलर पैनल्स चले थे कि जो रात को जो चांद है उससे रोशनी जो है वो हासिल कर सके, लेकिन बहरहाल ऐसा सिर्फ
कहानियों में जो है वो अच्छा लगता है, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, एक बहुत अच्छा ट्रिक है। लेकिन एक्चुअली ऐसी सोलर प्लेट्स अब तक दरियाफ्त नहीं हो सकी हैं, अब तक इन्वेंट नहीं हो सकी हैं जो चांद की रोशनी को हार्नेस करके उससे एनर्जी हासिल करें। यानी कि ऐसी सोलर प्लेट्स अब तक नहीं बन सकी हैं जो दिन में भी एनर्जी हासिल कर सकें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करें, और रात को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करें। बिकॉज उसकी एक बहुत क्लियर लॉजिकल इसका आंसर ये है, सोलर पैनल से एनर्जी हासिल करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को एक्साइट करना पड़ता है। इस एक्साइट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी एक मखसूस अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप कर पाते हैं। अगर वो एनर्जी नहीं आएगी, किसी भी सोर्स से वो एनर्जी आ सकती है, अगर वो एनर्जी कॉन्स्टेंटली नहीं डेवलप, कंसिस्टेंटली नहीं फराहम की जा रही है, तो इन दैट केस एनर्जी प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो सिंपल आंसर यही है कि रात के औकात में थ्रेशोल्ड एनर्जी जितना पोटेंशियल नहीं डेवलप कर पाता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डेवलप कर पाता मून या स्टार्स, जिसकी वजह से रात को वही सोलर प्लेट्स पैनल्स जो दिन के औकात में आपके काम आ रहे हैं वो रात को काम नहीं कर सकें। तो ये पहला इसका जो है डिपेंड्स ऑन सनलाइट। जब तक सूरज की रोशनी रहेगी तब तक सोलर पैनल आपको जो है वो एनर्जी फ्राहम करता रहेगा। जैसे ही सूरज की रोशनी कम हो जाएगी या सूरज की रोशनी नहीं रहेगी, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे जो है वो सिटीज़ हैं दुनिया के, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं एक्चुअली जिनमें 6-6 माह तक सूरज जो है वो नहीं अपना मुंह दिखाता, चेहरा दिखाता। तो इन दैट केस वहाँ पर सोलर पैनल्स या सोलर एनर्जी हेल्पफुल नहीं रह सकेगी। क्यों नहीं रह सकेगी? क्योंकि वहाँ पर सूरज मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर ऐसी इंस्टॉलमेंट या ऐसी इंस्टॉलेशन से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। सेकंड, इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है इसकी वो हाई होती है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि सोलर एनर्जी हासिल करने के लिए या सोलर सिस्टम लगाने के लिए जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत बाकी रिसोर्सेज के। एक बार आपको स्टार्टिंग में इनिशियली खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये मामला जो है वो चलता। सेकेंड टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम यहाँ पर रिसोर्स को डिस्कस करेंगे वो है विंड एनर्जी। अब आंधियाँ जो हवा है अगर वो हाई पेस से मूव कर रही हो, एयर जो है वो मूव कर रही हो विद पेस, इसे हम विंड कहते हैं। और इस विंड में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी होती है और ये बहुत अरसे से इस विंड एनर्जी को, विंड मिल्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। ये ऐसे इलाकों में लगाई जाती हैं जहाँ पर बाई डायरेक्शनल दोनों सिमतों में या कम से कम एक सिमत में हवा जो है वो कई घंटों तक चल रही हो। ये आमतौर पर जो है वो वैलीज़ में यूज़ किया जाता है। कोस्टल एरियाज़ में जो साहली इलाके होते हैं या वादियाँ होती हैं उनमें ये ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर जो है वो या विंड जो है वो चल रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एनर्जी हासिल होती है। ये आमतौर पर विंड टर्बाइन जो है वो लगाई जाती हैं। ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं विंड मिल्स के। उन विंड मिल्स के जैसे समझ लें कि जैसे जो हमारी है फ्लड लाइट्स होती है उनके पोल्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पोल्स होते हैं। उन पोल्स के ऊपर जो है वैसे ब्लेड्स लगे होते हैं, जैसे फैन के ब्लेड्स होते हैं बड़े बड़े, 3 या 2 ब्लेड्स होते हैं, 3 या 4 ब्लेड्स होते हैं। इन ब्लेड्स के ऊपर जैसे ही हवा पड़ती है, आंधी पड़ती है, तो ये घूमना शुरू कर देते हैं। अब उनके साथ जो है वो एक शाफ्ट लगी हुई होती है। ये शाफ्ट आगे जो है वो एक टरबाइन के साथ जुड़े हुए होते हैं और टरबाइन जो है वो आगे एक जनरेटर के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। और इस इलेक्ट्रिसिटी या वो शाफ्ट जो है वो डायरेक्टली अगर किसी टरबाइन से नहीं जुड़ी हुई है तो इसके आगे एक्सल लगा दिया जाता है और उस एक्सल के आगे जो है वो फिर मोटर का जो है वो एक्सल लगा दिया जाता है, या जो चक्की होती है, मिल होती है, ड्राई मिल जिसको कहते हैं, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी होती है और इस मैकेनिकल एनर्जी से कई प्रोसेसेस, कई अवामिल, कई जो है वो फंक्शंस वो किए जा सकते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले है जी कि रिन्यूएबल और क्लीन। अगेन रिन्यूएबल एनर्जी का तमाम रिसोर्सेज में सबसे कॉमन पॉइंट यही होगा कि ये क्लीन एनर्जी है। क्लीन एनर्जी, कोई भी टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन एनर्जी कब होगी? जब वो जीरो कार्बन एमिशन करेगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज इनकी रिलीज, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, किसी भी टाइप का अगर वो एफ्लुएंट रिलीज नहीं कर रहा, जिनमें कंबशन प्रोसेस नहीं हो रहा, तो उसे हम क्लीन एनर्जी कहेंगे। इसके अलावा इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी इंतहाई कम है। आमतौर पर पोल है, पोल और उसके ऊपर जो फैन ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये आमतौर पर वो उनकी वियर एंड टियर या उनका खतरा, उनकी मेंटेनेंस ना होने के बराबर होती है। और जो डिवाइसेस हैं वो आपके पास ही लगी हुई हैं, तो उनमें भी जो आगे ऑपरेटिंग डिवाइसेस हैं जैसे चक्की है या अपने
पंप को उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, पानी जो है वो ज़मीन से निकाल रहे हैं कुएं वगैरह की सूरत में, या उससे जनरेटर अटैच करके आप उससे बिजली जो है वो पैदा करें, तो इन तमाम केसेस के अंदर जो मशीनरी है या उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इंतहाई कम है। लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसमें विंडी लोकेशंस चाहिए, ये हम पहले बता चुके हैं कि दो हिस्से ऐसे होते हैं दुनिया के, दो खित्ते ऐसे होते हैं जिनके अंदर विंड मिल्स बहुत कॉमनली लग सकती हैं। पहला इलाका है वादियाँ, पहाड़ी इलाकों के वो हिस्से जहाँ पर बहुत रैपिडली बहुत फ्रीक्वेंटली हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, उन इलाकों के अंदर विंड मिल्स ज़्यादा प्रॉपरली या विंड एनर्जी प्रॉपरली डेवलप होती है। और दूसरा है कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज पे क्योंकि हर वक्त वाटर करंट्स डेवलप हो रही होती हैं, और यही डेवलपमेंट ऑफ वाटर करंट्स जो है ये इनिशिएट करती है विंड्स को, और इन विंड्स के थ्रू जो है वो फिर विंड मिल्स या विंड टर्बाइंस चला ली जाती हैं और यहाँ पर एनर्जी हासिल कर ली जाती है। नेक्स्ट है जी विजुअल एंड नॉइज कंसर्न। जहाँ पर ये जो है वो फैंस लगे हुए होते हैं, जाहिर सी बात है वो जगह इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। विंड फार्म जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये विंड फार्म के अंदर जितने भी फैंस लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर आप उस ज़मीन को, उस जगह को किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए या उसको पिकनिक स्पॉट्स के तौर पर या बाकी एरियाज़ के तौर पर उस जगह को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। और दूसरा जो है वो है नॉइज़। अब मैकेनिक्स है, टोटल मशीन है, मशीनरी लगी हुई है, तो जैसे ही ये रोटेट करता है तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करते हैं। आमतौर पर इनको उन्हीं इलाकों के अंदर लगाया जाता है जहाँ पर दूर दूर तक ह्यूमन बींग्स की आबादियाँ ना हो, तो ये आबादियों से दूर लगाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है वो इनके विजुअल्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वो आपकी लिमिटेशन को जो है वो कर देते हैं, आपकी जो विजुअल्स हैं, आपकी जो साइटेशन है उसको ये लिमिटेड कर देते हैं। तो इन दैट केस ये थोड़ा सा मामला ड्रॉबैक इसका बन जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर। इसको जो है वो पानी की एनर्जी भी कहते हैं या पन एनर्जी भी कहते हैं। हाइड्रो पावर, ये जो डैम्स वगैरह हम बनाते हैं, डैम्स वगैरह बनाने में हम क्या करते हैं, हम किसी भी जो है वो वाटर बॉडी के रास्ते में, कुदरती उसका नेचुरल रास्ता होता है, उसके रास्ते के अंदर एक ब्लॉकेज कर देते हैं, बड़ी सारी रुकावट लगा लेते हैं। ये रुकावट क्या करती है, पानी को एक जगह पर एक लेवल पर स्टोर करती रहती है, स्टोर करती रहती है, स्टोर। अब जो स्टोर्ड वाटर होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा होना शुरू हो जाती है। यही स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को फिर उसके कुछ चैनल्स और कुछ गेट्स जो है उनको ओपन करके ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। अब पहले वो ऑलरेडी स्टोर्ड वाटर है, स्टोर्ड वाटर जब हम थोड़े से नैरोअर रास्ते से बहुत सारा पानी जो है वो किसी एक स्पॉट पर गिराते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ ज़मीन पर स्ट्राइक करता है। जिस जगह पर वो ज़मीन पर आएगा वहाँ पर फिर हम लगाएंगे टरबाइन के ब्लेड्स। ये टरबाइन के ब्लेड्स मूव करेंगे, रोटेट करेंगे विद द स्ट्राइकिंग ऑफ वाटर। जैसे पानी इनके ऊपर पड़ेगा तो इनकी रोटेशन के नतीजे में जो इनके दरमियान में लगी हुई टरबाइन की शाफ्ट है वो शाफ्ट मूव करेगी। इस शाफ्ट के साथ अगर जनरेटर लगा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगी। अगर उसके साथ अगेन वही, अगर उसके साथ जो है वो ड्राई मिल अटैच होगी तो वो चक्की का काम करेगी। अगर उसके साथ मोटर या पंप अटैच किया हुआ है तो वो ज़मीन से पानी रिलीज करेगी एंड सो ऑन। तो ये भी मैकेनिकल एनर्जी डेवलप करता है और इस मैकेनिकल एनर्जी को मल्टीपर्पज में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रो पावर के लिए दो तीन स्पॉट्स जो हैं, दो तीन पॉइंट्स वो इंतहाई ज़रूरी हैं। सबसे पहले किसी भी वाटर बॉडी के नेचुरल पाथवे के अंदर आपने ब्लॉकेज डेवलप करनी है ताकि वहाँ पर पानी स्टोर हो सके। दूसरे नंबर पे स्टोर्ड पानी को एक छोटे हिस्से से, थोड़े हिस्से से जो है वो पानी को रिलीज करना है। अब बर्नौली थ्योरम के मुताबिक, बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक, जब हम किसी बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फॉर्म से, सोर्स से, जब हम थोड़ी सी नैरोअर प्लेस के अंदर बहुत सारा पानी रिलीज करते हैं तो ये लिक्विडिटी की वजह से क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स डेवलप होती है। तो वो नैरोअर पोर्शन से बहुत फोर्स के साथ वो मटेरियल रिलीज होता है। यही फोर्सफुल मटेरियल जो है उसके जो अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है, इस एनर्जी को फिर टरबाइंस के थ्रू यूज़ किया जाता है। एडवांटेज में सबसे पहले नंबर पे है कि ये रिलायबल और एफिशिएंट है। इसके जो सिस्टम्स होते हैं, जो मशीनरी होती है, आमतौर पर वो बहुत सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, और ये काफ़ी सालों तक चल जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं जो मुल्क की बिजली की भर की पैदावार का मोस्ट ऑफ द पोर्शन संभाले हुए हैं। सेकेंडली, लार्ज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, कई मेगावाट जो है वो एनर्जी डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, जिसको ग्रिड स्टेशन में शामिल करके मुल्क की जो है वो ज़रूरियात को पूरा किया जाता है।
दुनिया में सबसे बड़ा डैम जो है वो चाइना के अंदर डेवलप हो रहा है, और इस डैम की डेवलपमेंट के रिजल्ट के तौर पर ये इट वाज बिलीव्ड कि ये दुनिया की इतना बड़ा डैम है कि ये दुनिया की हरकत को, ये जो ज़मीन की हरकत है, इस हरकत को भी स्लोअर डाउन कर रहा है। तो बहुत सारी जो है वो लिमिटेशंस लगाने की कोशिश की जा रही है, करारदादे पास हो की जा रही हैं कि चाइना वो वाला ना बनाए डैम। लेकिन बहरहाल ये एक उनकी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। लिमिटेशंस में आमतौर पर ये इकोसिस्टम्स और कम्युनिटीज़ को इफ़ेक्ट करता है। इकोसिस्टम्स को इफ़ेक्ट डैम कैसे करता है? अब जाहिर सी बात है, एक जगह पर नहर है या दरिया है, जहाँ पर वो दरिया का कुदरती रास्ता है जहाँ से वो गुजरता है, और जितनी भी लाइफ उसके अंदर मौजूद है, चाहे वो फिशेस हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो बाकी मामलात हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो उस रास्ते के साथ, उस पैसेज वे के साथ वाबस्ता है। उनकी लाइफ साइकिल्स और उनकी जो टर्न ओवर्स हैं वो सारे उन्हीं माइग्रेटरी रूट्स पर मुश्तमिल है। तो इन फिशेस के लिए और बाकी जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है लाइफ, जब उनके जो नेचुरल पाथवे है, नेचुरल रास्ते हैं, गुजरगाह है, उस गुजरगाह को ब्लॉक कर लिया जाता है। इसके साथ साथ जो डैम्स होते हैं, ये इस लोकल कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनको जाहिर सी बात है मिसप्लेस कर देता है, वहाँ से उनको दूसरी प्लेसेस पे मूव करना पड़ जाता है। तो ये एक थोड़ा सा जो है वो एज सच ऐसा सिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव बायोमास एनर्जी। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा ये हो गया जी। हाइड्रो पावर में हम बात कर चुके, इसमें जो है मूविंग वाटर से एनर्जी हासिल की जाती है, रिलायबल और एफिशिएंट होता है, और बहुत ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, और ये सिस्टम्स और कम्युनिटीज़ को करता है। नेक्स्ट इज बायोमास एनर्जी। आमतौर पर ये वो एनर्जी होती है जो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे वुड है या एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसको प्रोसेस करके या फर्मेंट करके हासिल की जाती है। बायोमास को हम लोग गाँव में कुछ जगहों पर ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही है, जिसको बायोगैस प्लांट भी कहते हैं हम लोग। तो बायोगैस प्लांट के अंदर हम यूजुअली क्या करते हैं, जो एनिमल डेब्रिस होता है या प्लांट मैन्योर होता है, एनिमल मैन्योर होता है या प्लांट डेब्रिस होता है, जो बाकियात होती हैं फसलों की या जानवरों का गोबर होता है, उस गोबर को क्या करते हैं, उसको हम उसमें जो है वो बैक्टीरिया शामिल करके, इसमें एंजाइम शामिल करके उसको प्रोसेस करते हैं और अलाउ करते हैं कि वो फर्मेंट हो जाए। जैसे वो फर्मेंट होता है तो उसके नतीजे में गैसेस डेवलप होती हैं, और यही गैस जो है उसको हम फिर बायोमास एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स में सबसे पहले है जी, ये वेस्ट मटेरियल्स को जो है वो यूज़ करता है। जैसे गोबर है, अब गोबर अगर किसी फार्म के साथ बायोमास प्लांट लगाया हुआ है, बायोमास एनर्जी प्लांट लगाया हुआ है, तो वहाँ पर जितनी भी फार्म के ऊपर डेवलप होने वाली एनर्जी है वो सारी की सारी उसी वेस्टेज से डेवलप हो रही है, जिस वेस्टेज को ठिकाने लगाना एक बहरहाल खुद में भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस की वजह से फिर बेटर यही समझा जाता है कि उसके वेस्ट को किसी न किसी जगह पर किसी न किसी यूज़फुल प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये वेस्ट जो है वो डिस्पोजल का एक बेस्ट जरिया है। इसके अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है कि जितनी देर तक फार्म आपका मौजूद है, जितना भी वो मैन्योर गोबर डेवलप कर रहे हैं, वो सारे का सारा गोबर आपका कंज्यूम हो रहा है, और कंज्यूम होने के नतीजे में बजाय इसके कि आपको उस गोबर को फसलों के अंदर या खेतों के अंदर टिकाने लगाना पड़े, वो गोबर आपका आपको एनर्जी बना के दे रहा है, जिस एनर्जी को आप लोग मुख्तलिफ पर्पजेज में इस्तेमाल करें। लिमिटेशन में एमिशंस इफ बर्न इम्प्रॉपरली, क्योंकि ये जो है इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो मीथेन ही होता है। बायोमास के अंदर, बायोमास एनर्जी के अंदर मोस्टली जो है इसमें वो मीथेन होता है, और इसके साथ साथ कार्बन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। तो अगर इसको इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ बंद किया जाएगा तो ये इम्प्योरिटीज़ या एमिशंस डेवलप करेगा, जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारे इकोसिस्टम के लिए नुकसान देंगे, ग्रीन हाउस गैसेज की डेवलपमेंट का या कार्बन मोनोऑक्साइड की डेवलपमेंट का बायस बन सकता है। नेक्स्ट इज जियो थर्मल एनर्जी। जियो मीन्स द अर्थ, थर्मल कहते हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद ज़ेर ज़मीन होते हैं, लावा मैग्मा होते हैं, या जो ज़मीन के अंदर गर्म पानी के चश्मे मौजूद होते हैं, उनकी एनर्जी को जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम करना है, इस्तेमाल करना जियो थर्मल एनर्जी कहलाता है। आमतौर पर जो है ये वो एनर्जी होती है जो हीट इनसाइड ऑफ द अर्थ से अटेन की जाती है, और ये इनसाइड ऑफ द अर्थ जो हीट होती है, इस हीट को मुख्तलिफ पर्पजेज में यूज़ किया जा सकता है। एडवांटेज में सबसे पहले नंबर पे ये स्टेबल है। जाहिर सी बात है ज़मीन का स्ट्रक्चर इंतहाई स्टेबल
चीज़ है, और उससे जो हासिल होने वाली एनर्जी है वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा जिससे हासिल होने वाले एमिशंस हैं वो बुनियादी तौर पर बहुत कम होते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ज़मीन जियोथर्मल एनर्जी जो है बुनियादी तौर पर वो होती किस फॉर्म के अंदर है। इस बात को आप इस तरीके से समझ लें जैसे बहुत ठंडे इलाके हैं, रशिया है या चाइना के मोस्ट ऑफ द पोर्शंस हैं जहाँ पर ज़्यादातर साल के औकात में बर्फ़ जमी रहती है। वहाँ पर ड्रिलिंग करके पाइप सिस्टम्स जो हैं वो ज़ेर ज़मीन पहुँचाए जाते हैं, जहाँ से जो गर्म पानी के चश्मे हैं उनका पानी डायरेक्टली सरफेस पे लाया जाता है। दो काम किए जा सकते हैं, या तो जो जियोथर्मल एनर्जी है उस जियोथर्मल यानी कि वेंट्स हैं, गर्म पानी के चश्मे हैं, उनकी हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस हीट को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ पर्पजेज़ में, या उस पानी को पंप्स के थ्रू जो है वो सरफेस पे लाया जाता है और उस हीटेड वाटर को जो है वो इंटरनल कूलिंग सिस्टम, सॉरी इंटरनल हीटिंग सिस्टम ऑफ द होम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आइस मेल्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको घरों की जो इंटरनल हीटिंग सिस्टम है जिसके ज़रिए घरों में रहना आसान होता है, तो इन प्रोसेसेस के लिए, इन पर्पजेज़ के लिए इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ ना करें तो उसके लिए हमें दूसरे फॉर्म और सोर्स ऑफ एनर्जीज को इतनी ज़्यादा मिकदार में कंज्यूम करना होगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाएगी। सो इसकी जो लिमिटेशंस हैं इनमें सबसे पहले नंबर पे जो सर्टेन जियोग्राफिक एरियाज जहाँ पर जियोथर्मल वेंट्स मौजूद हैं, ये एक्टिविटी सिर्फ वहाँ पर ही हो सकेगी, नंबर वन। और सेकेंडली ये इसमें इशू है कि हर जगह पर जो ड्रिलिंग है वो इतनी आसान नहीं होती है, और जो जियोथर्मल वेंट से हासिल होने वाली जो इमिशन हैं या जो वाटर है उसको इतनी जो है वो एडवांस हाई प्रोफाइल एनर्जी जो इक्विपमेंट्स हैं वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं होते जो इसको इस्तेमाल करने की पोजीशन में आ सके। रिन्यूएबल एनर्जी डायग्राम जो है ये आगे फर्दर एट द एंड ऑफ दिस आ रही है, जब ये हमारा लेक्चर एंड होगा तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये आमतौर पर वो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जिनको कुदरत को बनाने में हज़ारों करोड़ों साल जो है वो लगते हैं। इनको हम नाकाबिले तजदीद तवानाई के ज़राए कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बहुत ज़्यादा अरसे में ये डेवलप होती है, और इनका वक्त जो है वो कई बार इंसानी ज़िंदगी से भी ज़्यादा लंबा अरसा वक्त चल सकता है। इसकी मिसाल हम छोटे छोटे जो है वो पॉइंट्स में करेंगे, जब इनका पॉइंट आएगा तो वहाँ पर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फाइनाइट सप्लाई है, बिकॉज इनकी डेवलपमेंट में, इनके बनने में बहुत सारे साल लगते हैं। इतना लंबा अरसा जब किसी भी चीज़ को बनने में लगेगा तो फिर उसकी सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं हो सकेगी, कंटिन्यूस नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए अगर आप फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, गैसोलीन यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं, क्रूड ऑयल ढूंढ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो आज तेल के ज़खायर आपके पास मौजूद हैं ये हज़ारों सालों तक आपके इस्तेमाल में रहें। यू हैव टू एक्सप्लोर मोर प्लेसेस और मोर वेल्स, ताकि आपको जो है ये कंसिस्टेंट सप्लाई इसकी मिल सके। लेकिन फिर भी हमें एक बात याद रखनी है कि जो पेट्रोलियम है या क्रूड ऑयल है इसकी सप्लाई लिमिटेड है और ये फाइनाइट है, ये ख़त्म होने वाली है। एक पैराग्राफ होता था किसी ज़माने के अंदर, डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा, और ये पैराग्राफ बिल्कुल सही है। ये उस वक्त हमें ऐसे ही महसूस होता है कि पता नहीं कब से ये पैराग्राफ है और कब तक ये पैराग्राफ रहेगा, लेकिन ये एक हकीकत है जिससे हम जो है कतई नज़र नहीं कर सकते कि दुनिया का तेल एक ना एक दिन ख़त्म हो जाए। इसके अलावा इससे जो एनर्जी हासिल होती है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी मीन्स जो उससे पोटेंशियल है या उससे जो काम किया जा सकता है वो काम की मिकदार बहुत ज़्यादा है, और वो यूज्ड वर्क जो है उसको बहुत देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टोटली डिपेंड करता है यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। पेंसिल्वेनिया इलाका है, पेंसिल्वेनिया के अंदर सबसे पहले जो है वो क्रूड ऑयल या खाम तेल जो है वो दरियाफ्त हुआ था। इस तेल के दरियाफ्त के बाद जब इसको सेपरेट किया गया और उसके अंदर से जो फ्रैक्शंस हैं वो निकाली गई, और इन फ्रैक्शंस के यूजेजेस जब देखे तो इन्होंने जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो रनिंग इंजन्स हैं उन इंजन्स की के अंदर रेवोल्यूशनरी प्रोसेस किया, एवोल्यूशन में जो है वो किरदार अदा किया, जिसकी वजह से आज हम मॉडर्न डे जो मशीनरी है उसकी रनिंग को और फंक्शनैलिटी और एफिशिएंसी को देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारे पास कोल, जिसको कोयला कहते हैं। अब जो कोल होता है ये आमतौर पर एंशियंट प्लांट्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग से, उनकी डिकम्पोजिशन से डेवलप होता है। असल में क्या होता है, जो कुदरती कोयला है
हम कोयला भी इसको कहते हैं, पत्थर का कोयला भी इसको कहते हैं। ये कोयला डेवलप होने के लिए जो प्लांट्स होते हैं या दरख्त होते हैं, वो कदीमी दरख्त होते हैं, ये दरख्त ज़मीन में दब जाते हैं। ज़मीन में दबने के बाद टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर, जितना ज़मीन में जो है वो प्लांट को दबे हुए ज़्यादा अरसा गुजरा होगा, उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर डेवलप हो रहा है, उतनी ज़्यादा तहें उसके ऊपर मिट्टी की आ रही हैं। इसके अलावा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा ज़मीन के कोर के अंदर और वक्त के साथ। तो ये तीन चीज़ें मिलकर एक दरख्त की जो मटेरियल है, इस मटेरियल को जो है वो सॉलिड रॉकी कोल के अंदर तब्दील कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर तब्दील कर देते हैं, जिसको बहुत जल्दी आग लगती है और आग लगने के नतीजे में ये बहुत ज़्यादा हीट डेवलप करता है, जिसे हम कोयला कहते हैं। कोयला बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है। सबसे बेसिक जो फंक्शन है कोल का या कोयले का, वो पावर प्लांट्स के अंदर, थर्मल पावर प्लांट्स, जिनमें चीज़ों को जला के उनमें से हीट एनर्जी हासिल की जाती है और इस हीट एनर्जी से भाप जो है वो बनाई जाती है और ये वेपोरेटेड जो वेपर्स हैं, इन वेपर्स को फिर वेपर्स की एनर्जी को यूज़ करके जो टरबाइन से रन किए जाते हैं, उन टरबाइन से जनरेटर चलाए जाते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा जो है वो कोल या कोयला इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली, ये जो भट्टा खिश्त होते हैं जहाँ पर ईंटें बनती हैं, ईंटों के भट्टे जो होते हैं इनमें या ब्रिक क्लीन भी इनको कहते हैं, तो इन ब्रिक क्लीन्स के अंदर ईंटों की पकाई के लिए जो है वो, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, तो वहाँ पर ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और बहुत अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है, इसको आमतौर पर इलेक्ट्रिकल जो होती है एनर्जी जनरेशन, इसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। और जो ज़रा नॉर्मल या एवरेज क्वालिटी का होता है कोयला होता है, उसको भट्टा खींच के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है। सबसे पहला जो इसका काम है वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है और दूसरी स्टील यानी फौलाद। अब फौलाद बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ तरह की मटेरियल्स जो हैं या मेटल्स जो हैं उनको मिक्स अप करना होता है। मिक्स करने के लिए अब मेटल है उसको गर्म करना होगा, तो गर्म करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी। जो हीट जो है एलॉय मेकिंग के लिए हीट जो है ये हमें कोल फराहम करेगा। कोल में सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि ये कंबस्शन है, इसने जलना है, जलने के बाद जो है वो हमें हीट फराहम करना है। दैट मीन्स के आप कंप्रोमाइज होगा, पहला कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं जीरो कार्बन एमिशन। तो इसमें से कार्बन एमिट होगी, इसमें कार्बन डेवलप होगी और वो कार्बन जो है वो फिजा में शामिल होगी। वो अगर वो कंप्लीट कंबस्शन है, मुकम्मल मिकदार में इसमें ऑक्सीजन उसको दस्तयाब है, तो वो CO2 में तब्दील हो जाएगा। अगर इनकम्प्लीटली वो बर्न हो रहा है, तो इसके नतीजे में उससे कंप्लीट एनर्जी भी हासिल नहीं हो पाएगी और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल होगी, जो पॉइजनस है और बहुत सारे जानदारों के लिए नुकसान का बायस है। एयर पोल्यूशन जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सल्फेट्स, सल्फर के और कार्बन नाइट्रोजन के इससे ऑक्साइड्स डेवलप होंगे और कार्बन एमिशंस भी होंगे। दूसरी चीज़ जिसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, ये इसको पेट्रोलियम का जो नॉर्मल नेम हम लोग यूज़ करते हैं वो है क्रूड ऑयल यानी खाम तेल। अब जो क्रूड ऑयल होता है, ये क्रूड ऑयल बुनियादी तौर पर क्या होता है, ये जैसे पुराने ज़माने के अंदर जो हमारे अभी भी जो हैवी मशीनरी का काम होता है, जैसे आरे वगैरह चलते हैं, तो उनके अंदर काला तेल इस्तेमाल होता है। पुराने ज़माने में भी काला तेल मिलता था जानवरों वगैरह की, जहाँ पर इन्फेक्शन होती थी, तो उस इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए या उसकी इलाज के तौर पर वो काला तेल लगाया जाता था। क्रूड ऑयल उस तरह का सेमी सॉलिड मटेरियल होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो मटेरियल्स होते हैं, उनसे फ्यूम्स उठ रहे होते हैं गैसेस के, और इसके साथ साथ में कुछ लिक्विड पोर्शन भी होता है, कुछ सेमी सॉलिड पोर्शन भी होता है। इस जो गारे की तरह का मटेरियल होता है, इस मटेरियल को फिर हीट अप किया जाता है एक हीटिंग चैम्बर के अंदर। ऐसे टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस हीटिंग चैम्बर के अंदर इसको गर्म किया जाता है और गर्म किया जाता है मुख्तलिफ तरह के कैटलिस्ट ऐड करके, और अपनी अपनी जो फ्रैक्शन है या अपने अपनी जो हीटिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, वहाँ पर हर फ्रैक्शन, हर जो कसर है इसमें वो अलग हो जाती है। इनमें कुछ कसर जैसे हमारी ये LPG या CNG गैस जिसको हम लोग कहते हैं, ये होती है, फिर पेट्रोल होता है, फिर डीजल होता है, फिर इसके अलावा एसफॉल्ट होता है, कोल टार होता है और बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं, ये जेट इंजन होता है, केरोसिन ऑयल होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी क्रूड ऑयल से डेवलप होती हैं। तो ये लिक्विड फॉसिल एक्सट्रैक्टेड होते हैं आमतौर पर अंडरग्राउंड रेजर्वायर से। ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जब
ये दब जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेट्रोलियम। और ये पेट्रोलियम या खुर्दनी तेल, मादनी तेल इसको कहते हैं, और यही मादनी तेल जो है फिर इसको प्रोसेस करके मुख्तलिफ फ्रैक्शन में तब्दील कर लिया जाता है, और यही फ्रैक्शंस जो हैं वो फिर एनर्जी ड्राइव का बायस बनते हैं। यूजेज के लिए पेट्रोलियम की मसनूआत, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो केरोसिन ऑयल हो, चाहे वो गैसोलीन हो, और चाहे वो जेट फ्यूल हो, तो ये चारों की चारों इसकी जो है, बल्कि पांचवी सीएनजी को भी हम इसमें, नेचुरल गैस को भी इसमें ऐड करेंगे, तो ये पांच की पांच जो इसकी मेजर फ्रैक्शंस हैं, ये फ्रैक्शंस ट्रांसपोर्टेशन यानी ज़राए नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। हैवी मशीनरी होती है, उनकी ड्रिवन के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम डीजल, जिनका जो फ्यूल होता है उसको हम डीजल कहते हैं, वो डीजल कंज्यूम होता है। जो लेसर अमाउंट ऑफ है स्पीड है, जिसके लिए हमें गैसोलीन यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग पेट्रोल कहते हैं, जो हमारी हाउस होल्ड यूजेज के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पिछले ज़मानों में चूल्हे ऐसे आते थे घरों में जिनमें तेल जलाया जाता था, मिट्टी का तेल, जिसको हम लोग केरोसिन ऑयल कहते हैं, तो ये भी इसी की फ्रैक्शन थी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और हाउस होल्ड पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पेट्रोलियम यानी मादनी तेल के अंदर से कुछ ऐसे मटेरियल्स निकलते हैं, जिसको बुनियादी मटेरियल है उसको नेफ्था कहते हैं। अब वो नेफ्था जब भी प्रोसेस किया जाता है, तो उस नेफ्था की प्रोसेसिंग के नतीजे में उसको वो कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टिक के अंदर, और इस प्लास्टिक से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमारी डेवलप होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स जो हैं, लुब्रिकेंट्स जो हैं, लुब्रिकेंट्स के साथ साथ जो हमारे मोबिल ऑयल्स हैं, और इसके साथ साथ ग्रीस वगैरह है, ये सारे मटेरियल्स इसी पेट्रोलियम से डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल गैस, कुदरती गैस इसको कहते हैं। आमतौर पर ये फॉसिल फ्यूल का पोर्शन जो है वो ज़्यादा क्लीनर होता है एज़ कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। जो कुदरती होता है, कोयला होता है, पत्थर का कोयला या मादनी तेल, उनसे निस्बतन साफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो मीथेन और दूसरी ट्रेसेस होते हैं। बाकी बाकी जितनी भी गैसेस होंगी उनकी मिकदार कम होगी एज़ कम्पेयर टू मीथेन, और मीथेन की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर मीथेन का फार्मूला देखें तो उसमें सी दरमियान में होता है, अल्फ़ा सी भी उसको कहते हैं, और उस अल्फ़ा सी के साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो अटैच होते हैं। CH4 इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अब कार्बन के इर्द गिर्द जो 4 हाइड्रोजन है, ये चारों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और उनके नतीजे में बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी हासिल होगी, जिस हीट एनर्जी को मुख्तलिफ पर्पजेज़ में इस्तेमाल किया जाता है। जब ये H O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये H2O वाटर बना देगा, और यही C जब O के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो ये इस लिहाज से जो है वो मोर क्लीनर प्रोसेस है। अगर इसके अंदर हम यूजेज की बात करें तो ये थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर बिजली की पैदावार के अंदर इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है इसकी सबसे मेजर इसका यूजेज है। इसके अलावा हीटिंग एंड कूलिंग, घरों को जो इंटरनल हीटिंग सिस्टम्स, इससे पहले जियोथर्मल वेंट्स के अंदर हमने बात की है। इसके अलावा दूसरा जो पोर्शन इस्तेमाल होता है वो नेचुरल गैस का है। नेचुरल गैस के दो पर्पसेस होता है, दो तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक जो गैस होती है उसको CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जो गाड़ियों वगैरह में या दूसरे जो है ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। सेकंड जो होती है उसको LPG लोअर प्रेशर गैस कहते हैं, जिसको हम लोग सिलेंडर के अंदर भर के घरों के अंदर यूज़ करते हैं, जिन जगह पर सुई गैस मौजूद नहीं होती है तो वहाँ पर ये। तो ये जो नेचुरल गैस है, ये जो सुई गैस होती है, जिसको सुई नॉर्दर्न गैस या सुई सदर्न गैस कहते हैं, तो ये भी एक्चुअली नेचुरल गैस ही होती है, जिसको हम लोग सप्लाई लाइन के जरिए यूज़ करते हैं। तो ये LPG जो है, लोअर प्रेशर गैस जो है, जिसको हम सिलेंडर वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये दोनों टाइप्स पेट्रोलियम नेचुरल गैस की ही टाइप्स हैं। हीटिंग एंड कूलिंग, कुकिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूल। आमतौर पर न्यूक्लियर फ्यूल जो है, ये न्यूक्लियर, जिसको हम लोग यूरेनियम की अफजूदगी कहते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहते हैं, जिनके ज़रिए हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक जनरेशन करते हैं, बिजली पैदा करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के ज़रिए, जिनमें बुनियादी रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन के अंदर एक बड़े न्यूक्लियस को हीट किया जाता है, एक्साइट किया जाता है विद द एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे उसमें न्यूट्रॉन्स ऐड होते हैं तो अब वो अनस्टेबल होना शुरू होता है, तो इसकी इंस्टेबिलिटी के नतीजे में वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाता है, और इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की तब्दीली के नतीजे में एक तो एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स डेवलप होते हैं, और एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स के साथ बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होती है, जिसको कंट्रोल्ड वे में हार्नेस करके मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवांटेजेस सबसे पहले नंबर पे
हाई एनर्जी आउटपुट है। इससे एनर्जी जो हासिल होती है वो बेशुमार हासिल होती है। एक 1 किलोग्राम्स ऑफ यूरेनियम को अगर हम लोग प्रोसेस करके उससे हासिल एनर्जी करें तो 3 लाख किलोग्राम्स, 3 lakhs ऑफ द किलोग्राम अगर हम लोग कोयला बर्न करें तो उससे उतनी एनर्जी हमारे पास हासिल होती है जितनी हम लोग सिर्फ 1 kg यूरेनियम को प्रोसेस करके उससे एनर्जी अटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि इसमें बर्निंग प्रोसेस नहीं होता तो एनर्जी सरप्लस अमाउंट ऑफ हासिल हो रही है, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी एमिशन इससे कम से कम है। अगर हो भी रही है तो यूजुअली तो जीरो होती है। दुनिया में सबसे क्लीनेस्ट जो न्यूक्लियर है पावर प्लांट लगा हुआ एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट जो लगा हुआ है या मॉडर्न पावर प्लांट लगा हुआ है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर लगा हुआ है। और वो बड़ा सेफली, आमतौर पर यही समझा जाता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये बहुत ज़्यादा रेडिएशंस खारिज करते हैं या ये अनसेफ होते हैं। बट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है जो सिटी का 50 to 70% एनर्जी डेवलप करता है। और ये मेन सिटी के ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर ही लगा हुआ है विदाउट बस उसमें लेकिन प्रिकॉशंस और उसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट किए गए हैं और इसको यूज़ किया गया। चैलेंजेस में सबसे पहले नंबर पे रेडिएक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। एक जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, चेरनोबिल मैसेकर कहते हैं उसको। चेरनोबिल एक जगह का नाम है जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशंस, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वो डैमेज हो गया था और उसके डैमेजिंग के नतीजे में रेडिएशंस खारिज हो गए और उन रेडिएशन से जो नियर बाई एरिया है वहाँ पर लोग। चेरनोबिल मैसेकर, ये चेरनोबिल एक्टिविटी, इस हादसे के बाद, चेरनोबिल के हादसे के बाद ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया था न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट से। क्योंकि पहले यही था कि हर कंट्री कोशिश यही कर रहा था कि वो यूरेनियम को जो है वो प्रोसेस करके उससे अपनी एनर्जी हासिल करे। लेकिन इस एक इंसिडेंट के बाद फिर वो सारी दुनिया ने इसकी जो इथिकल कॉन्स्ट्रेन है उनके ऊपर तवज्जो देना शुरू की कि वाकई ये मैटर सीरियस है। सेकंड है इसमें सेफ्टी कंसर्न, ये हम बात कर चुके हैं कि जो अफराद वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रहे हैं उनकी सेहत पे, उन पे इन रेडिएशंस का इफेक्ट हो सकता है। जिस जगह पर वो पावर प्लांट मौजूद है उस जगह पर इफेक्ट हो सकता है, उस कंट्री में इसका इफेक्ट हो सकता है। तो बहरहाल जो कंसर्न्स हैं वो सेफ्टी कंसर्न हैं थोड़ा बहुत। इस मामले को जो है वो बड़ा क्लीनली दिखाया जाता है। फिर इसकी जो वेस्ट डेवलपमेंट होती है, ये सारी की सारी वेस्ट जो है वो ऐसे ही नहीं है कि आप जैसे कूड़ा फेंक के आते हैं बाहर, ऐसे आप इसके वेस्ट को डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। ऐसी जगह पर रेडिएशंस जो है उनको रिलीज़ किया जाता है, या ऐसी जगह पर कि वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है जहाँ पर और की और चीज़ ना हो, बल्कि जिसको ज़ेर ज़मीन कोशिश की जाती है, समुद्र के अंदर छोड़ा जाता है। तो बहरहाल अगर समुद्र के अंदर इसको रिलीज़ करेंगे तो समुद्री लाइफ जो है वो इससे इफेक्ट होने का चांसेस हो सकते हैं। अगर ज़ेर ज़मीन इसको हम जो है वो इम्बेड करेंगे या उसको दफन करेंगे तो वहाँ पर लाइफ जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो ये सेफ्टी कंसर्न इसका बहरहाल बहुत सारा रहेगा। दो अफराद थे जिनकी ज़िंदगियाँ इसी ने, जो रेडिएशन है इसने ली थी और उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे ही सबसे ज़्यादा काम किया है। एक मैडम क्यूरी हैं और एक मैरी क्यूरी। तो ये दोनों अफराद जो हैं इनकी ज़िंदगियाँ एक्सरे रेडिएशंस ने ही जो है वो ली हैं। तो बहरहाल ये सेफ्टी कंसर्न तो है, लाइफ रिस्क तो इसमें है, बहुत ज़्यादा सीरियसली। अगर हम साइड वाइज कंपेयर करें रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को, तो रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल होती है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, माहौल दोस्त होती है और इसके साथ साथ जो है ये सस्टेनेबल होती है। मतलब ये अपने आप को ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश कर लेती है विदाउट बीइंग मच कंसर्न। इंसानी अमल दखल इसमें ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, उसके बगैर ही अपने आप को जो है वो कर लेता है। नॉन रिन्यूएबल जो है इसमें ये लिमिटेड तो है बट इसमें करंटली डोमिनेंट है, लेकिन यूजुअली जितनी भी मशीनरी यहाँ पर चल रही है वो सारी की सारी मशीनरी आमतौर पर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे ही लगी हुई है। तो जिसकी वजह से तो यह है वो इसकी वैल्यू आज भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इम्पैक्ट के देखें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम की फॉर्म में हो, नेचुरल गैस की फॉर्म में हो या कोल की फॉर्म में हो, तो इनके नतीजे में हमें ग्रीन हाउस गैसेस की जो है वो इंक्रीज और ये एटमॉस्फेरिक इंक्रीज आ रहा है। इसी एटमॉस्फेरिक इंक्रीज के रिजल्ट के तौर पर हमारी जो वर्ल्ड, जो हमारी ज़मीन है, ग्लोबली हमारा जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसका हम परसेंटेज में बता चुका हूँ कि ये
एनुअली हर साल तकरीबन 0.05 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कनेक्शंस जो हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। अगर हम लोग अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को पे शिफ्ट नहीं करेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे रिलाई करेंगे, तो उसका रिजल्ट जो है वो मोर ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। कंपैरिजन अगर हम लोग करके देखें तो जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये हमें कार्बन एमिशन या ज़ीरो कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन जो है उससे खलासी देते हैं, उससे हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो मॉडर्न जो हमारी मशीनरी है इसमें वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो हमारी ज़मीन को एनुअली इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आज हमें एनर्जी चीज़ें फराहम कर रही हैं ये फ्यूचर में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन हैं उनमें पर्सनस की लाइफ जो है उसको भी वो थ्रेट कर सकते हैं, या एनिमल लाइफ जो है उसको भी थ्रेट कर सकते हैं। एनर्जी क्राइसिस आमतौर पर वहाँ पर डेवलप होता है, एनर्जी क्राइसिस यानी कि जिसको हम तवानाई का बहरान कहते हैं, ये हमेशा तब डेवलप होता है जब डिमांड और सप्लाई, ये यूजुअली किसी भी चीज़ के ऊपर आप ये पॉइंट फिट कर सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई जब भी डिस्टर्ब होगी तो उस चीज़ का क्राइसिस डेवलप हो जाएगा। जानबूझकर जो है वो चीनी मार्केट से वो डिसअपीयर कर दी जाती है ताकि जो आवाम है वो जब उसकी डिमांड करें तो फिर जो अवेलेबल शुगर हो या शुगर मिल्स को लाइसेंस्ड शुगर मिल्स हो उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू डेवलप हो सके, और ये डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से एनर्जी रिक्वायर्ड है, अब रिक्वायर्ड एनर्जी अगर नहीं आ रही है तो रिजल्टेंटली उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है। डिमांड एंड सप्लाई को हम आज के कंसर्न में नौ डेज कंसर्न के साथ जो है वो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दुनिया भर में जो ऑयल है नेचुरल है, ये क्रूड ऑयल है, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, कीमत उसकी इंक्रीज़ कर रही है, और ये एक कंट्री है उसने यहाँ तक कह दिया है कि ये $200 फी बैरल तक वैल्यू जाएगी। तो इससे होगा क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर एनर्जी जो है वो क्राइसिस डेवलप होते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, तो ये सप्लाई चेन की डिस्टॉर्शन रिजल्टेंटली क्या हो जाएगी? इसके नतीजे में जो इकोनॉमीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इकोनॉमीज़ वो कोलैप्स कर जाएंगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी की सारी गैसोलीन पे पेट्रोल पे चल रही है। अगर पेट्रोल की प्राइस इतनी ज़्यादा होगी तो उसके रिजल्टेंटली फिर सारे ऐसे ही होंगे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जब भी जो है वो डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस रिजल्टेंटली एनर्जी क्राइसिस के तौर पर सामने आएगा। एनर्जी क्राइसिस में सबसे जो मेजर इश्यूज हैं तो इनमें सबसे पहले है पॉपुलेशन ग्रोथ। आज से 200-250 साल पहले देखें तो ह्यूमन बींग्स तक की इन तमाम जो हैं डिवाइसेस हैं या इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन तमाम मशीनरी हैं, उन तक एक्सेस नहीं थी। जिनकी एक्सेस थी उनके लिए उतने रिसोर्सेज भी मौजूद थे। अब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन ये जो डिवाइसेस हैं वो भी अगर हम डेवलप कर लें तो उनके लिए जो ड्राइविंग फ्यूल है या उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायरिंग पोर्शन है वो हम उतनी तेज़ी के साथ डेवलप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितनी तेज़ी से इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को जो है वो फ्यूल की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो ये डिमांडिंग ऑफ फ्यूल जो है वो रिजल्टेंटली इसकी शॉर्टेज का बायस बन रहा है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस, ये हम जब फॉसिल फ्यूल पढ़ रहे थे तब भी हमने ये बात की है कि जो मॉडर्न डे मशीनरी है या मॉडर्न डे ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स हैं वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल के यूजेज के ऊपर, जिसकी वजह से जब फॉसिल फ्यूल जो है उनकी डिप्लीशन आती है या उनकी मिकदार कम होती है तो ये डायरेक्टली इफेक्ट कर देती है। इसके अलावा इसमें एनर्जी मैनेजमेंट से एक बहुत बड़ा इशू है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी डेवलप होती है। बजाय इसके कि इन पॉइंट्स को, इन चीज़ों को इनकरेज किया जाए, इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए विद इन द कम्युनिटीज़, ये इस किस्म की मैनेजमेंटल फ्लॉज देते हैं, मैनेजमेंटल मिसयूज़ करते हैं, जिसके रिजल्ट के तौर पर फिर वो चीज़ें हो जाती हैं। इसमें एग्जांपल हम लोग सोलर पैनल्स की, सोलर प्लेट्स की एग्जांपल इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अब एक बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को इनकरेज करने की ज़रूरत थी कि जितने अफराद जो हैं वो नेट मीटरिंग कर रहे हैं या सोलर पैनल्स कर रहे हैं जिनकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप हो रही है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी मुल्क की ज़रूरत को, जो ग्रिड स्टेशन में एनर्जी ऐड हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी ऐड हो रही है, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंस है उन अदर सोर्सेज है वो कम होती चली जा रही है।
बजाय इस चीज़ को इनकरेज करने के वो डिस्करेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आ जाएं। इसके अलावा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरेस्ट जाहिर नहीं करें। बहुत बड़े बड़े जो हमारे जाइंट्स हैं जिनका टोटल ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, वो अभी तक भी इस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की गेम के अंदर नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर अभी तक वो चीज़ें वैसे डेवलप नहीं हो रही हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लेते हैं, जो हमारी बाइक्स हैं इनमें बहुत बड़े बड़े जो हमारे आ, हैं, जैसे यामाहा है या सुजुकी है, होंडा ने अब जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोड्यूस करवाई है, लेकिन अब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो सैचुरेशन हो चुकी है, बहुत सारी कंपनीज जो है वो कूद चुकी हैं। तो ये जो है ये इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का है, ये जाहिर करता है कंसर्न का कि लोगों की डिमांड क्या है। अभी तक लोग जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को एडजस्ट, लेकिन अब बहुत हद तक जो है वो सिस्टम्स वो तब्दील हो चुके हैं। एनर्जी क्राइसिस के इफेक्ट्स सबसे पहले क्या हो रहे हैं? सबसे पहले जी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, जिसके नतीजे में बिजली जो है उसका फुकदान हो रहा है। फैमिली फ्यूड नाम का एक स्टीव हार्वी का एक शो है, जिस शो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप किस कंट्री से। एक पाकिस्तानी वहाँ पर है, उसने बताया कि दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी है जिसमें आज भी, ये 2-3 साल पुराना शो है जिसकी मैं आपको ये क्लिप बता रहा हूँ, आज भी 6 से 8 घंटे वहाँ पर जो है वो पावर कट लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो वो सारे वहाँ पर हंसने लग पड़े कि ऐसी भी दुनिया में कोई कंट्री है जहाँ पर इस वक्त में, मॉडर्न डेज में भी ऐसा वक्त है जहाँ पर 6 से 8 घंटे लाइट जाती है। इससे सेकंड जो प्रोसेस है, जब एनर्जी क्राइसिस डेवलप होगा तो इसके नतीजे में फॉसिल फ्यूल की प्राइसेस, पेट्रोल की और बाकी चीज़ों की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी, जब डिमांड सप्लाई डिमांड के मुताबिक कंप्लीट नहीं कर सकें। और इसके अलावा इकोनॉमिकली स्लो डाउन हो जाएंगे। पाकिस्तानी बल्कि मुस्लिम कंट्री जो इस वॉर के अंदर सबसे पेश है, तो उसका सबसे बड़ा वेपन ही इकोनॉमिक लॉस है। वो जानते हैं कि वो डायरेक्टली जो ओपोनेंट्स हैं उनके ऊपर गलबा हासिल नहीं कर सकते हैं, उनमें टेक्नोलॉजिकल फ्लॉज मौजूद हैं, तो वो इस चीज़ को, इकोनॉमी को एज अ शील्ड यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो है ये सबसे बड़े वेपन के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल इम्पैक्ट इससे सबसे पहले क्या हो जाएंगी? अगर एनर्जी क्राइसिस डेवलप होंगे तो उसके नतीजे में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और इंडस्ट्रीज पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। रिजल्टेंटली एनर्जी जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्विच कर जाएंगी किसी दूसरी कंट्री। पाकिस्तान का जो पावर लूम्स है उसके लिहाज से फैसलाबाद बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कपड़े की सनत जो है वो चल रही थी, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द जो पावर लूम्स हैं वो यहाँ से वो बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, जबकि बाकी कंट्रीज़ ने एनर्जी क्राइसिस पे काबू पा लिया है। पावर आउटेजेस इफेक्टिंग डेली लाइफ, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पावर या एनर्जी के साथ रिलेट करती हैं। जैसे पावर क्राइसिस डेवलप होंगे तो उससे डेली लाइफ भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होगी। सॉल्यूशंस, और अगर हम देखें तो सबसे पहले है जी एनर्जी कंजर्वेशन। हमें कोशिश ये करनी होगी कि हमें एनर्जी कंजर्व करनी है। हमें एनर्जी तब इस्तेमाल करनी है जब उसकी अशद ज़रूरत है, इंतहाई ज़रूरत है। जिस वक्त ज़रूरत नहीं है तो हमें उस एनर्जी के सोर्स को कट ऑफ करना है। रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन, हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपने आप को उस नए फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्विच करें, जिससे जिनमें सोलर प्लेट शामिल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल हो सकती हैं, बैटरीज की यूजेज शामिल हो सकती है, लेसर डिपेंडेंस ऑन गैसोलीन हो सकता है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक ये वापटा एनर्जी है उसके ऊपर लेसर डिपेंडेंस हो सकती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और रिसर्च वगैरह हमें करने की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमें लेस एनर्जी यूज़ करनी है, एफिशिएंट प्रैक्टिसेस के ज़रिए ऐसी डिवाइसेस यूज़ करनी है जिनके ज़रिए एनर्जी कम से कम इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। कंजर्वेशन में सबसे पहले अनयूज डिवाइसेस जिनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन डिवाइसेस को जो है वो आप स्विच ऑफ कर दें। इसके अलावा ऐसी अप्लाइंसेस यूज़ करें जो एनर्जी कम से कम वेस्ट करें, और लोगों में इस चीज़ की आगाही पैदा करें, ताकि लोग जो है, कई एड्स ऐसी चल रही हैं जो एक्स्ट्रा पंखे बंद कर रहे होते हैं, या जब कोई चीज़ इस्तेमाल में नहीं होती तो उस चीज़ को बंद कर देते हैं। इसके साथ साथ सेकेंडली रिन्यूएबल एक्सपेंशन में हमें जो है वो सोलर एनर्जी अगर वहाँ पर पॉसिबल हो पा रहा है तो विंड एनर्जी, अगर हो पा रहा है पॉसिबल तो हाइड्रो एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जीज को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि हम compete कर सकें रिन्यूएबल एनर्जी के। गवर्नमेंट के अगर हम रोल की बात करें तो गवर्नमेंट को ऐसी एनर्जी पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ेंगी, ऐसी स्कीम्स डेवलप करनी पड़ेंगी जिनके नतीजे के तौर पर आवाम जो है वो दे गेट बेनिफिट। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज हैं
उनके अंदर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और ख़ुद इंटरेस्ट ज़ाहिर करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा रिसर्च को वहाँ पर फंड करने की ज़रूरत है ताकि नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एडवांसमेंट डेवलप की जा सके, जिसकी वजह से फ्यूचर सिक्योर हो सके। फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स दुनिया के जो हैं इनमें स्मार्ट ग्रिड्स शामिल हो सकते हैं, इसके साथ एनर्जी स्टोरेज हो जाएगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाजमी है। अगर हम पूरी जो हमारी कंसर्न है इसको अगर हम कंक्लूड करें तो यहाँ पर एनर्जी एसेंशियल पोर्शन है इस मॉडर्न डे लाइफ का। आप एनर्जी के बगैर जो है वो सर्वाइवल का सोच भी नहीं सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आमतौर पर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस देता है, जबकि रिसोर्सेज को अगर हम प्रॉपरली मैनेज कर सकें तो ये मैनेज रिसोर्सेज हमें एनर्जी क्राइसिस से बचाने का बाइस बन सकते हैं। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का चार्ट देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जो कंज्यूम होती है या इस्तेमाल होती है वो एनर्जी हमारे पास सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी के बाद सेकेंडली दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है वो विंड एनर्जी इस्तेमाल होती है, थर्ड नंबर पे हाइड्रो पावर इस्तेमाल होती है, फोर्थ नंबर पे बायोमास इस्तेमाल होती है और सबसे लीस्ट जो है वो जियोथर्मल इस्तेमाल होती है, या उससे एनर्जी कंज्यूम की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी और द सिचुएशन और द कंसर्न। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का अगर हम चार्ट देखें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में बुनियादी तौर पर 4 सोर्सेज हमने यहाँ पर किए हैं। सबसे ज़्यादा जो सोर्स यूज़ हो रहा है एनर्जी का वो हमारे पास कोल यानी कि कोयला है, जिससे हम पावर जनरेशन बुनियादी तौर पर कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो भट्टे वगैरह चला रहे हैं। सेकेंडली जो है वो ऑयल है, 30% जो कंजप्शन है ये ऑयल की वजह से हो रही है, ऑयल की कर रहे हैं हम लोग। फोर्थ नंबर पे जो है हमारे पास, थर्ड नंबर पे हमारे पास नेचुरल गैस है जो 20% यूज़ हो रहा है, और न्यूक्लियर पावर एनर्जी सबसे कम इस्तेमाल हो रही है। ये था जी आज का लेक्चर। इसमें डिमांड और सप्लाई चार्ट को अगर हम लोग देख लें तो डिमांड विद द पैसेज ऑफ टाइम बगैर किसी भी लैब्स के एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, मतलब बढ़ती चली जा रही है डिमांड, लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो ड्रॉप डाउन हो रही है। वी हैव टू कम्पीट दैट्स डिमांड एंड सप्लाई डिफरेंस। हमें जो है वो इसको कोलैब करना पड़ेगा ताकि हम इसको कंपैटिबली कर सकें। ये था आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम मज़ीद इनमें से किसी एक पॉइंट को जो है वो डिस्कस करेंगे।